Greetings everyone. My name is KS Deepak and I welcome you all in the Shield IS episode of the Hindus News Analysis. तो चलिए देखते हैं कि कौन से articles are discussing today. So the first article is on the aspects of Supreme Court's collegium system. So यहाँ पर बात करेंगे collegium system के बारे में, इससे related हुए articles के बारे में, जहाँ पर we'll be focusing particularly on the article number 124. इससे रिलेटेड प्रोनाउंसिएशंस के बारे में, जजमेंट्स के बारे में, जहां पर फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस के बारे में देखेंगे एंड जो प्रेजेंट कॉलेजियम सिस्टम है उसकी क्या क्या है पॉजिटिव्स और उसकी क्या क्या है नेगेटिव्स और क्या है प्रॉस एंड कॉन्स दैट वुड बी सीइंग इन एन अनबायस्ड मैनर इन एन कॉम्प्रिहेंसिव मैनर इन आवर फर्स्ट आर्टिकल. The second article is related to the aspects of inflation and how RBI tries to control inflation. So यहाँ पर बात करेंगे इन्फ्लेशन होता क्या है, इन्फ्लेशन को हम लोग कैसे कंट्रोल करते हैं, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के पॉलिसीज को हम क्या कहते हैं, उस पॉलिसीज में क्या क्या टूल्स हैं जिसके थ्रू हम लोग इन्फ्लेशन को टारगेट कर सकते हैं, आरबीआई जब इन्फ्लेशन को टारगेट करता है तो कैसे कैसे टूल्स यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं, ऑल दिस थिंग्स शुड बी सीइंग इन आवर सेकंड आर्टिकल. And then the third one is in the aspects of National Export Cooperative Society, जहां पर हम लोग यहाँ पर particularly cooperative societies के ऊपर बात करेंगे, cooperative society से related schemes के बारे में बात करेंगे and we will also be focusing on the National Export Cooperative Societies in its finer details in our third article. And as usual, the fourth one is on the quiz of the day. So let's start with the first one, that is on the aspects of collegium or particularly on the aspects of Supreme Court's collegium system. अब ये जो collegium system है, it has been a very contentious topic, a very repetitive topic, and it is quite important also from UPSC's perspective. And that is why we have already covered this topic in great details in our 17 January video, जहां पर we started off this topic with the article number 125. हमने बात की कि आर्टिकल नंबर 125 में क्या लिखा गया है, आर्टिकल नंबर 125 के लैंग्वेज से क्या क्या डाउट्स हो रहे हैं, उन डाउट्स को क्लैरिफाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ओवर द इयर्स क्या क्या जजमेंट सुनाए हैं, उन जजमेंट्स का क्या क्या नेचर है, क्या क्या मेजर पॉइंट्स हैं इन जजमेंट्स का, एंड एज ऑफ नाउ क्या डिबेट है व्हेन इट कम्स टू द एस्पेक्ट्स ऑफ legislative, executive and judiciary we are discussed in the 17 January video itself. At the same time, we have also discussed the basic nuances of the current collegium system. जो current collegium system है उसके क्या क्या issues हैं, क्या क्या positive points हैं, क्या क्या criticisms हैं, उन criticisms को कैसे दूर कर सकते हैं, क्या क्या हो सकता है way forward, all these things in a comprehensive manner are discussed in our 17 January video. So please refer to this video so that you have an unbiased understanding of this topic. It is quite important from UPSC's perspective. With that, now let's move to our next aspect, that is on the issue of inflation. और यहाँ पर inflation को basic से समझने की कोशिश करते हैं. So जिस भी कंट्री में अगर हमें inflation टारगेट करना है, इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना है, so इकोनॉमी से रिलेटेड दो पॉलिसीज होते हैं. The first policy is known as the monetary policy and the other one is known as fiscal policy. अब मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी दोनों इंटरकनेक्टेड हैं, दोनों इंटर रिलेटेड हैं और दोनों इंपॉर्टेंट भी हैं अपने अपने एरियाज में. जहां तक फिजिकल पॉलिसी की बात है, फिजिकल पॉलिसी में द बेसिक एम और द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू मेंटेन द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. और यहाँ पर पर्टिकुलरली गवर्नमेंट कंट्रोल करते हैं अपने इकोनॉमी को, गवर्नमेंट कंट्रोल करते हैं अपने टैक्स रेवेन्यू को, अपने स्पेंडिंग को, और उसके बेसिस पर वो फिजिकल पॉलिसीज मॉनिटर करते हैं, फिजिकल पॉलिसीज को वो मोल्ड करने की कोशिश करते हैं. तो जहां पर गवर्नमेंट डिसाइड करता है to meet their own spendings, to create their own revenue, that aspect is known as fiscal policy. बट अगर बैंक्स की बात करें या पर्टिकुलरली सेंट्रल बैंक्स की बात करें, तो ऐसी पॉलिसी जहां पर सेंट्रल बैंक्स ट्राइज टू मेंटेन द प्राइस स्टेबिलिटी, उस पॉलिसी को हम लोग कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी. तो यहां पर सेंट्रल बैंक्स कैसे कंट्रोल करते हैं इसे, यहां पर वो पॉलिसी रेट्स और रिजर्व रिक्वायरमेंट्स को वो कहीं ना कहीं चेंज करने की कोशिश करते हैं, ट्विक करने की कोशिश करते हैं, जिसके बेसिस पर वो प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करते हैं इकोनॉमी में. नाउ जनरली इन एन आइडियल केस जो फिजिकल पॉलिसी है और मॉनेटरी पॉलिसी है, सो यू अंडरस्टैंड दैट मॉनेटरी पॉलिसी इज अंडरटेकन बाय एन बैंक एंड द फिजिकल पॉलिसी इज अंडरटेकन बाय एन गवर्नमेंट. तो जनरली मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी के बीच में इंटरकनेक्टेडनेस नहीं होता इन एन आइडियलिस्टिक सिचुएशन, but in the real life there is an intervention of the government when it comes to the monetary policy also.
इंडिया में भी इवन दो मॉनेटरी पॉलिसी बैंक्स ओवरसी करते हैं और फिजिकल पॉलिसीज गवर्नमेंट, बट मॉनेटरी पॉलिसीज जब ओवरसी करते हैं बैंक्स, दे आल्सो टेक इनटू कंसिडरेशन द व्यूज ऑफ द गवर्नमेंट, एंड दैट इज हाउ दे ट्राई टू क्रिएट अ बैलेंस, दे ट्राई टू क्रिएट अ कंटिन्यूअम इन द एस्पेक्ट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अब दूसरा सवाल यहाँ ये क्रिएट होता है कि कैसे मॉनेटरी पॉलिसी के अकॉर्डिंगली आप इन्फ्लेशन को टारगेट कर सकते हैं। सो मॉनेटरी पॉलिसी से इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, यू नीड टू हैव सम काइंड ऑफ टूल्स, और इन टूल्स को हम लोग कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स। जनरली इकोनॉमिकली स्पीकिंग, मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स दो टाइप के होते हैं, देयर इज दिस क्वालिटेटिव टूल्स एंड देयर इज दिस क्वांटिटेटिव टूल्स। क्वालिटेटिव टूल्स में यू आर हैविंग द मार्जिन रिक्वायरमेंट, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल एंड मॉडल वेरिएशन जैसे टूल्स हैं आपके पास। बट क्वांटिटेटिव टूल्स आर मच मोर एग्जॉस्टिव इन द मैनर, उसमें अगेन हम लोग बाइफिकेट कर सकते हैं, उसमें डायरेक्ट क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं, इनडायरेक्ट क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं। डायरेक्ट में आपके पास हैं CRR, SLR, रिफाइनेंस फैसिलिटी, और इनडायरेक्ट में आपके पास रिपो रेट, रिवर्स रिपो रेट, MSF, बेस रेट, MCLR, काफी सारे ऑपरेशंस हैं। Now, as far as UPSC is concerned, some of them are quite important और उसके बेसिक डिटेल्स को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सो लेट्स सी कि कौन से क्वांटिटेटिव टूल्स हैं जो कि इन कॉमन यूज किए जाते हैं। द फर्स्ट वन इज द रिजर्व रेशियो। सो रिजर्व रेशियो में बेसिकली क्या होता है कि जो भी बैंक्स हैं, सो प्लीज रिमेंबर जब मैं बैंक्स बोल रहा हूँ तो यहाँ पर दैट मींस SBI या ICICI या HDFC जैसे बैंक्स, यहाँ पर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट RBI। RBI इज अवर सेंट्रल बैंक। सो जब RBI का जिक्र आएगा, विल बी मेंशनिंग स्पेसिफिकली द एस्पेक्ट्स ऑफ सेंट्रल बैंक, बट जनरली बैंक्स का मतलब SBI प्राइवेट बैंक्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट बैंक्स हो सकते हैं। So generally ये जो banks हैं, they are required to keep a percentage of their cash reserves or RBI approved assets either with themselves or with RBI, और इसे हम लोग कहते हैं रिजर्व रेशियो। और जैसे मैंने कहा कि जो रिजर्व रेशियो है वो आइदर आप कैश के तौर पे रख सकते हैं या RBI अप्रूव्ड एसेट्स के तौर पे रख सकते हैं, और इसके बेसिस पर रिजर्व रेशियो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। द फर्स्ट वन इज नोन एज द कैश रिजर्व रेशियो और CRR। सो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर जो बैंक्स हैं, फॉर एग्जांपल SBI, HDFC, मान लीजिए लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ SBI। लेट्स टेक एन हाइपोथेटिकल केस जहां पर SBI के पास 500 रुपए हैं। सो RBI कहेगी कि इन 500 रुपए, क्योंकि आपके पास 500 रुपए हैं अपने पास, तो इसमें से मान लीजिए कि 2% आपको RBI के पास रखना है। नाउ दिस इज द अमाउंट जो कि SBI के पास है, इसमें से 2% आपको RBI के पास रखना है, और ये जो परसेंटेज आप रख रहे हो, यू हैव टू कीप इट इन द फॉर्म ऑफ कैश इन द प्रेजेंस ऑफ RBI, और इसे हम लोग कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। सो दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। Another important point regarding the CRR is that इस अमाउंट पे जो आप RBI के पास रखते हो, उसे आप ना लेंड कर पाओगे, ना उस पे आप कोई भी इंटरेस्ट रेट कमा पाओगे या प्रॉफिट कमा पाओगे। सो यहाँ पर RBI आपको कोई भी प्रॉफिट या इंटरेस्ट रेट नहीं देगा जो आप RBI के पास रख रहे हो, एंड दैट इज नॉन एज CRR। The second type of the reserve ratio is known as SLR, that is the statutory liquidity ratio. So जैसे आप यहाँ पर 2% या कोई भी एक परसेंटेज RBI के पास रख रहे थे इन द फॉर्म ऑफ कैश, सिमिलरली अगर कोई भी एक परसेंटेज, मान लीजिए कि 1% ऑफ दिस 500 crores अगर आप अपने पास रखते हो, SBI के पास रखते हो, और ये जो परसेंटेज है ये RBI कहेगा कि कितना परसेंटेज रखना है, और जो परसेंटेज आप अपने पास रखते हो ऑफ योर ओन अमाउंट, और इसे आप रखते हो आइदर गोल्ड के फॉर्म पे या कोई भी और टाइप के लिक्विड एसेट्स के तौर पे, फॉर एग्जांपल ये हो सकता है RBI अप्रूव्ड सिक्योरिटीज हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो, या कोई भी RBI अप्रूव्ड एसेट्स हो, बट इट्स नॉट द कैश। कैश के अलावा अगर कोई और टाइप के लिक्विड एसेट्स के तौर पे अगर आप अपने पास रखते हो कुछ अमाउंट, और उसे हम लोग कहते हैं द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। प्लीज रिमेंबर कि CRR में आपको इंटरेस्ट रेट नहीं मिल रहा था और आपको जो अमाउंट है वो RBI के पास रखने पड़ रहे थे, बट SLR में आपको अपने पास रखना है, एंड for this amount you can earn interest also. So that is the basic difference between CRR and SLR. Another type of quantitative tool, or the most common in fact, is the OMO, that is the open market operation. So open market operation में क्या होता है, जो सेंट्रल बैंक है, दैट मीन्स द RBI क्या करना चाहती है, RBI कंट्रोल करती है आपके मनी सप्लाई को, जो मनी सप्लाई आपकी इकोनॉमी में है, और वो कैसे कंट्रोल कर सकती है। मान लीजिए कि अगर आपकी इकोनॉमी में मनी सप्लाई काफी हाई है, सो RBI को वो मनी सप्लाई को कम करना पड़ेगा, दैट मीन्स दे हैव टू मेंटेन द मनी सप्लाई। तो अगर ज्यादा है तो वो कम कैसे कर सकती है, सो RBI क्या करेगी, RBI सेल करेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को।
जब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करेगी दैट मींस बैंक्स को सेल करेगी या किसी और को सेल करेगी। जब सेल करोगे तो आपको आरबीआई को पैसा देने पड़ेंगे। जब आरबीआई को पैसा दोगे दैट मींस इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है दैट वुड डिक्रीज। सिमिलरली अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई काफी कम है देन आरबीआई को मनी सप्लाई बढ़ाना है, सो आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई वुड बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदेगी देन आरबीआई को पैसे देने पड़ेंगे और जब पैसे देने पड़ेंगे दैट मींस इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है दैट वुड इंक्रीज। So through this format what they do is that they control the money supply in the economy. Another type is known as the policy rates. हमारे पास काफी सारे policy rates भी हैं। The first one is known as an bank rate. So ये bank rate क्या होता है? So simple terms में कहें ये वो interest rate होता है at which the RBI lends long term funds to the banks और इसे हम लोग कहते हैं bank rate. So यहाँ पर for example मान लीजिए कि SBI है, SBI को अपने पास पैसे चाहिए। So SBI को जब पैसे चाहिए SBI would ask money from the RBI, RBI से वो पैसे मांगेगी। जब आरबीआई से पैसे मांगेगी एंड उसके बाद वो आपको देगी। सो यहाँ पर आरबीआई से जब वो पैसा मांगती है सो आरबीआई को उसे वापस एक इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करना होता है और ये जो इंटरेस्ट रेट आप प्रोवाइड कर रहे हो जिसपे आरबीआई आपको पैसे देती है फॉर लॉन्ग टर्म इज नॉन एज बैंक रेट। बट प्लीज रिमेंबर एज ऑफ नाउ बैंक रेट्स हम लोग इकोनॉमी में जनरली यूज नहीं करते हैं। इसके अलावा हमारे पास अनदर इंस्ट्रूमेंट है नॉन एज द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी नॉन एज LAF। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रिपो रेट्स हम लोग यूज करते हैं और रिपो रेट्स इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट टूल जिसके बेसिस पर आरबीआई कंट्रोल भी करती है मनी सप्लाई को। और यहाँ पर रिपो रेट्स में आपके पास दो टाइप के हैं, द फर्स्ट वन इज द रिपो रेट एंड द वन इज द रिवर्स रिपो रेट। सो बेसिकली सिंपल टर्म्स में कहें रिपो रेट क्या होता है, रिपो रेट वो रेट होता है एट विच द बैंक्स बोरो फ्रॉम द आरबीआई ऑन एन शॉर्ट टर्म बेसिस अगेंस्ट अ रीपर्चेस एग्रीमेंट। तो यहाँ पर जैसे आप बैंक से लोन लेते हो, जब आप बैंक से लोन लेते हो यू हैव टू व्हाट, यू हैव टू रिफर्बिश द लोन एट एन पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट्स पे आपको उसे वापस चुकाना पड़ता है। सिमिलरली जब बैंक्स भी आरबीआई से लोन लेती है तो बैंक्स को भी वो वापस चुकाना होता है और ये जो रेट है जिसपे आरबीआई लोन दे रही है एसबीआई को या किसी भी एक बैंक को फॉर शॉर्ट टर्म बेसिस, प्लीज रिमेंबर शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए, कुछ कम टाइम के लिए, देन इट इज नॉन एज द रिपो रेट। और यहाँ पर जब वो लोन दे रही है देयर हैज टू बी सम एस्पेक्ट ऑफ कोलेटरल और यहाँ पर जो बैंक्स है वो आइदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखती है या किसी और टाइप के एस्पेक्ट्स को वो कोलेटरल के तौर पे वो रखती है इन द हैंड्स ऑफ आरबीआई, दैट इज नॉन एज रिपो रेट। Another one is the reverse repo rate. So reverse repo rate में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपकी इकोनॉमी में मनी सप्लाई काफी हाई है, दैट मीन्स उसे कम करने के लिए आरबीआई क्या करेगी, वो मनी को वो वापस लेना चाहेगी। जब मनी को वापस लेना है सो व्हाट वुड इट डू कि आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई एसबीआई से पैसा मांगेगी, एसबीआई से लोन लेगी या कोई भी एक पर्टिकुलर बैंक से वो लोन लेगी और जब बैंक से लोन लेगी देन आरबीआई हैज टू गिव सम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आल्सो टू द एसबीआई। सो ये सेम हो गया, अभी वो एसबीआई से लोन ले रही है। तो जब आप एसबीआई से लोन ले रहे हो तो आरबीआई को एक इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा और ये जो इंटरेस्ट रेट है जो कि आरबीआई दे रही है टू द एसबीआई इन रिटर्न ऑफ द अमाउंट दैट आरबीआई इज टेकिंग इज नोन एज द रिवर्स रिपो रेट। जनरली रिवर्स रिपो रेट जो होता है इट इज lesser than the repo rate, particularly reverse repo rate is repo rate -1 and it is the most important case here. So प्रीलिम्स में काफी बार क्वेश्चंस आ जा सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट कैसे रिलेटेड होता है। सो प्लीज रिमेंबर रिवर्स रेट रिपो रेट हर वक्त रिपो रेट से कम होता है, इनफैक्ट इट इज रिपो रेट -1। Another type of aspect is known as the marginal standing facility rate या abbreviated as MSF rate। मान लीजिए कि MSF में क्या होता है, MSF में मान लीजिए कि अगर जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक से आपको और ज्यादा पैसे लेने हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि इन एन केस एसबीआई आपसे आरबीआई से 500 करोड़ ले चुकी है, बट द सेम टाइम एसबीआई को और ज्यादा पैसे चाहिए, लेट्स एग्जांपल इट्स एट एग्जांपल कि उन्हें 100 करोड़ और चाहिए। सो जब 100 करोड़ और चाहिए, वो 500 करोड़ ले चुके हैं यूजिंग दिस रिपो रेट, बट 100 करोड़ और चाहिए। सो 100 करोड़ जब उन्हें और चाहिए देन वो आरबीआई से जब लेगी सो आरबीआई उसमें मोर इंटरेस्ट लगाएगी, ज्यादा इंटरेस्ट लगाएगी एंड ये जो इंटरेस्ट रेट्स है जो कि आरबीआई लगा रही है जब एसबीआई को वो पैसा दे रही है, एक्स्ट्रा पैसा दे रही है ओवर टाइम, दैट इज नोन एज द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी या एमएसएफ। सिंपल टर्म्स में कहें, मान लीजिए कि एसबीआई की जगह में यू आर एन सिंपल पर्सन और आरबीआई की जगह में यू आर एन बैंक। सो जब एज एन पर्सन आपको बैंक से आप लोन ले चुके हो, मान लो कि आपने 5 लाख का लोन ले चुका है बट उसके ऊपर से आपको 1 और लाख का लोन लेना है। सो बैंक से आप जब वापस लोगे आप जाके कहोगे कि नहीं मुझे
1 लाख का और लोन चाहिए, तो बैंक्स वो प्रोवाइड करेंगे, बट उसमें जो इंटरेस्ट रेट होगा, मान लीजिए कि ये 5 लाख में आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो 4% है, तो ये जो 1 लाख आप एक्स्ट्रा मंगाओगे बैंक से, उसमें जो हो सकता है कि आपकी जो इंटरेस्ट रेट है वो 6% है। तो ये जो हायर इंटरेस्ट रेट है जिसमें आप एक्स्ट्रा मनी गेन कर रहे हो फ्रॉम द बैंक, दैट इज नॉन एज द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। सो प्लीज रिमेंबर, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का जो रेट है, इट इज ऑलवेज हायर देन द रिपो रेट। रिपो रेट से हर वक्त हायर होता है। विद दैट, अब देखते हैं कि कौन से हैं क्वालिटेटिव टूल्स। अब जैसे क्वांटिटेटिव टूल्स में आप क्या कर रहे थे, आप इकोनॉमी के मनी सप्लाई को ऑल टुगेदर एक डायरेक्ट इंपैक्ट दे रहे थे, डायरेक्ट इफेक्ट कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहे थे। बट क्वालिटेटिव टूल्स में एक एबिलिटी होता है जो कि आप क्वांटिटेटिव टूल्स में नहीं हासिल कर सकते। क्वांटिटेटिव टूल्स में आप एंटायर इकोनॉमी के मनी सप्लाई को आप चेंज करते हो, आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। बट क्वालिटेटिव टूल्स में आप किसी भी एक स्पेसिफिक सेक्टर के मनी सप्लाई को आप कंट्रोल कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आपको इंडस्ट्री से निकल हुए मनी सप्लाई को अगर आपको चेंज करना है, सो आप क्वालिटेटिव टूल्स बेसिकली यूज करोगे, यू वोंट बी गोइंग फॉर क्वांटिटेटिव टूल्स, क्योंकि क्वांटिटेटिव टूल्स में जो इफेक्ट है वो एंटायर इकोनॉमी में होता है, बट क्वालिटेटिव टूल्स में इट इज स्पेसिफिक टू द सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। And the most common of them are the margin requirements, moral suasion, and the SCC, that is the selective credit control. So let's start with our margin requirement. अब margin requirement में क्या होता है? Margin requirement में RBI basically prescribe करती है एक certain margin against the collateral, और इसके थ्रू वो क्या करती है, इसके थ्रू वो impact करती है borrowing habit of the customers. So what does this mean? For example, मान लीजिए कि you have to take, SBI has to take the loan of 500 crores from the RBI. अब RBI से जब वो 500 crores लेगी, तो यहाँ पर SBI को कुछ एक कोलैटरल देना होगा RBI के फॉर्म पे। इट्स सिमिलर टू टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक। जब आप पैसे लेते हो बैंक से, तो यू हैव टू कीप सम अमाउंट एज कोलैटरल, या कुछ और एस्पेक्ट को आपको कोलैटरल के तौर पे रखना होगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पर SBI रख रही है 1 acre ऑफ लैंड, 1 acre ऑफ लैंड वो रख रही है एज एन कोलैटरल फॉर 500 crores। इट्स एन हाइपोथेटिकल केस। बट यहाँ पर आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई को अगर मनी सप्लाई को चेंज करना है, तो आरबीआई भी बोलेगी कि नहीं, इस अमाउंट के लिए आपको 1 एकड़ नहीं, आपको 10 एकड़ का जमीन रखना होगा एज एन कोलैटरल। अब यहाँ पर एसबीआई के पास अगर कोलैटरल रखने का कैपेसिटी नहीं है, दैट मीन्स एसबीआई ये मनी बोरो नहीं कर पाएगी। बोरो नहीं कर पाएगी, दैट मीन्स ये मनी मनी सप्लाई या आपके जो इकोनॉमी के मनी सप्लाई उसमें नहीं जाएगी। दैट मीन्स मनी सप्लाई अगर ज्यादा है तो वो कम कर सकती है यूजिंग दिस चेंजिंग दी कोलैटरल। और ये कोलैटरल कौन डिसाइड कर रहा है, यहाँ पर आरबीआई। सिमिलर इज द केस अगर मनी सप्लाई में इकोनॉमी, या अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई जो है ज्यादा है, अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज्यादा है, सो एसबीआई क्या कर सकती है, एसबीआई कम कोलैटरल में, जो कि आरबीआई प्रिस्क्राइब करेगी, कम कोलैटरल में लोन ले पाएगी। और जैसे आरबीआई कंट्रोल कर रही है कोलैटरल, सिमिलर फॉर्म में आप क्या कंट्रोल कर सकते हो, आप अपनी इकोनॉमी के मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हो। दैट वुड बी द एंड इफेक्ट, एंड दैट इज हाउ आरबीआई कंट्रोल्स द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। Another one is the moral suasion. So moral suasion में वो क्या करते हैं, moral suasion में वो persuade करते हैं, आरबीआई कन्विंस करती है बैंक्स को कि आप कुछ एक मनी अपने फॉर्म में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के तौर पे रखें, और यहाँ पर वो कोई भी इंटरेस्ट रेट या कोई भी पेपर वर्क नहीं करती है, वो मॉरल या एथिकल एस्पेक्ट्स में वो मीटिंग करती है अंडर बिहाइंड द क्लोज डोर्स, और उस मीटिंग के बेसिस पर, एक अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर वो बैंक्स को पर्सुएट करती है कि आप पर्टिकुलरली एक अमाउंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के तौर पे रखो। जब बैंक्स कोई एक अमाउंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के तौर पे रखेगी, दैट वुड मीन कि मनी सप्लाई जो है इकोनॉमी में, दैट वुड डिक्रीज। सिमिलरली आप कंट्रोल कर सकते हो यूजिंग दिस मोरल सुएशन आल्सो। Another type is the selective credit control. Selective credit control में क्या करते हैं वो, selective credit control में वो जो क्रेडिट है, क्रेडिट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ऑफ सेलेक्टिव इंडस्ट्रीज या सेलेक्टिव बिजनेसेस। मान लीजिए कि इंडिया में कोई एक बड़ा बिजनेस है जो कि इकोनॉमी में एक मेजर इंपैक्ट दे रहा है, तो उस बिजनेस को आप डायरेक्टली टारगेट कर सकते हो, और उस बिजनेस की क्रेडिट को कंट्रोल करके आप इकोनॉमी को चेंज कर सकते हो, इकोनॉमी में प्राइस स्टेबिलिटी ला सकते हो। And that type of credit control is known as the selective credit control. Now you have understood कि काफी सारे टूल्स हैं जिसके बेसिस पर आप मॉनेटरी पॉलिसीज से आप इन्फ्लेशन को टारगेट कर सकते हो। बट यहां पर द बेसिक फंडा, द बेसिक क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स कि आप कैसे टारगेट करते हो पर्टिकुलर इन्फ्लेशन को। मान लीजिए कि यू आर डिसाइडिंग कि आपको 4% इन्फ्लेशन में टारगेट करना है, तो ये 4% इन्फ्लेशन कौन रखता है, कौन डिसाइड करते हैं कि इन्फ्लेशन 4% ही होना चाहिए। So that aspect is known as the monetary policy committee, and that is where this monetary policy committee is known.
ना ये जो एमपीसी है या जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इट इज द कमेटी जो कि डिसाइड करते कि इन्फ्लेशन कितना पे रखेंगे या इन्फ्लेशन पे कितना परसेंटेज हम लोग फिक्स रखेंगे या उस पे थ्रेशोल्ड क्या होगा। So, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इट इज समथिंग दैट वाज प्रपोज्ड बाय द उर्जित पटेल कमेटी, एंड उर्जित पटेल कमेटी के रिपोर्ट के बेसिस पर ही दे फॉर्म द एस्पेक्ट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। और यहाँ पर वो क्यों ला रहे हैं एमपीसी को, क्योंकि एमपीसी में वो क्या करने की कोशिश करें, वो ट्रांसपेरेंसी ला रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी ला रहे हैं इन डिसाइडिंग द मॉनेटरी पॉलिसी। पहले क्लोज डोर्स के अंदर आरबीआई डिसाइड करते थे कि आपका इन्फ्लेशन कितना होना है, इन्फ्लेशन कितना पे टारगेट करेंगे। बट जब से एमपीसी आ चुका है, यू आर ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी, न्यूज़पेपर्स में कवर हो रहे हैं, एमपीसी रिपोर्ट्स दे रही है और उसके बेसिस पर वो डिसाइड करेगी, क्योंकि ये सब एस्पेक्ट्स हैं, हम लोग इन्फ्लेशन इतना पे टारगेट करेंगे, इतना होगा थ्रेशोल्ड। सो यू आर इंक्रीजिंग द ट्रांसपेरेंसी। जब ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज कर रहे हो, तो यहाँ पर जो इनएफिशिएंसी है, जो स्ट्रीमलाइननेस है, वो भी आप इंप्रूव कर रहे हो, एंड करप्शन के चार्जेस जो हैं या फेवरेटिज्म के जो चार्जेस हैं वो आप कम कर रहे हो। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर बेसिकली हम लोग पॉलिसी इंटरेस्ट रेट्स को डिटरमाइन करते हैं ताकि हम अचीव कर पाए इन्फ्लेशन के टारगेट को। और यहाँ पर ये जो कमेटी है, यहाँ पर बेसिकली 6 मेंबर्स हैं। 6 मेंबर्स में जो लीडर है, जो चेयर है, दैट इज ऑफ द गवर्नर ऑफ आरबीआई। सो जो आरबीआई के गवर्नर है, ही वुड बी द चेयर ऑफ दिस कमिटी, एंड ही इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑल्सो। अब ये जो 6 मेंबर्स में से, एज आई इनिशियली टोल्ड यू कि जनरली मॉनेटरी पॉलिसी और आपके फिजिकल पॉलिसी जो हैं, दे आर डिफरेंट। गवर्नमेंट जनरली इंटरफेयर नहीं करती मॉनेटरी पॉलिसी इन एन आइडियलिस्टिक सिचुएशन, बट इंडिया में गवर्नमेंट दखलंदाजी करती है। गवर्नमेंट के साथ एक कंटिन्यूम है, एक रिलेशन है व्हेन इट कम्स टू द एस्पेक्ट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इसीलिए यहाँ पर क्या करते हैं, आरबीआई ने इस कमेटी में 6 मेंबर्स रखे हैं। 6 मेंबर्स में 3 मेंबर्स जो हैं वो आरबीआई के हैं, और बाकी के 3 मेंबर्स जो हैं वो गवर्नमेंट के हैं। तो जब भी वो इन्फ्लेशन को टारगेट करने की कोशिश करते हैं या इन्फ्लेशन को डिसाइड करते हैं, देन देयर इज एन एस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी यहाँ पर डिसाइड करेगी, गवर्नमेंट के साथ वो डिस्कस करेंगे और उसके बेसिस पर ही वो इन्फ्लेशन को टारगेट करेंगे। क्योंकि मान लीजिए कि अगर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता, अगर मॉनेटरी पॉलिसी के बेसिस पर उन्होंने, बैंक्स ने अपने हिसाब से डिसाइड कर ली कि दे वुड टारगेट इन्फ्लेशन जो कि 4% पे रखेंगे, बट गवर्नमेंट जो है वो फिजिकल पॉलिसी के अकॉर्डिंगली भी इन्फ्लेशन पे इंपैक्ट डाल सकता है। सो इवन दो मॉनेटरी पॉलिसी बैंक्स अपने हिसाब से कंट्रोल करें, बट फिजिकल पॉलिसी का भी इंपैक्ट होता है, एंड जो इकोनॉमी में एक कंबाइंड इफेक्ट होता है मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी। दैट मींस आप सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करके इन्फ्लेशन को टारगेट नहीं कर सकते, फिजिकल पॉलिसी को भी कंट्रोल करना जरूरी है, एंड दैट इज व्हाई एमपीसी में आपके पास गवर्नमेंट का भी मेंबर्स होता है। और यहाँ पर जो डिसीजन लेते हैं वो कंसेंसस के बेसिस पर डिसीजन लेते हैं, और जो क्योरम है, दैट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ मेंबर्स जो कि यहाँ पर होने चाहिए फॉर एन मीटिंग, इज 4 मेंबर्स। और ये हर 6 महीने में डिसाइड करते हैं, हर 6 महीने में वो बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, और यहाँ पर वो पब्लिश भी करते हैं एक डॉक्यूमेंट जिसे वो कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट। और यहाँ पर वो डिस्कस करते हैं कि क्या क्या सोर्सेस हैं इन्फ्लेशन के, इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रही है, और इन्फ्लेशन को वो फोरकास्ट करने की कोशिश करते हैं फॉर द नेक्स्ट 6 to 18 months अहेड ऑल्सो, ताकि वो इकोनॉमी के जो फ्यूचर पाथ है उसे वो फोरकास्ट करे, उसे वो पब्लिश कर पाए। और इसके बाद वो इन्फ्लेशन को टारगेट करते हैं, और इन्फ्लेशन का जो टारगेट है दैट वुड रिमेन सेम फॉर द 5 years, वो 5 साल के लिए फिक्स रहता है। एज ऑफ नाउ द इन्फ्लेशन इज टारगेटेड एट 4%। 4% इज द करंट इन्फ्लेशन टारगेट। बट ऑफ कोर्स यू नो कि इन्फ्लेशन जो है वो स्पेसिफिक नहीं रहता, वो मेंटेन स्टेबिलिटी नहीं रहता, उसमें आइदर अप्स और डाउन्स होते हैं। सो दैट इज व्हाई एक थ्रेशोल्ड भी है, एक टॉलरेंस भी है। सो जनरली वो क्या करते हैं, 4% प्लस 2 दैट इज 6%, या 4% माइनस 2% दैट इज 2%। सो जो इन्फ्लेशन है जनरली 6% और 2% के बीच में होना चाहिए, और आइडियल सिचुएशन में वो 4% होना चाहिए, एंड दैट इज डिसाइडेड बाय द एमपीसी। विद दैट, now let's move to our next aspect. Let's move to our next article, which is on the aspects of National Export Cooperative Society as well as on the aspects of IFCO. So यहाँ पर काफी सारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जिक्र किया गया है इस आर्टिकल में, एंड दैट इज व्हाई इन एस्पेक्ट्स को जानना, इफको क्या है, दिस एनईसीएस क्या है, इसे समझना काफी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम यूपीएससी पर्सपेक्टिव। सो लेट्स स्टार्ट विद द एस्पेक्ट्स ऑफ इफको फर्स्ट। सो व्हाट इज इफको? सो इफको जो है वो एक एब्रीविएशन है ऑफ इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। सो ये बेसिकली क्या है, ये एक कोऑपरेटिव है। सो इट इज वन ऑफ द इंडियाज बिगेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और ये होली ऑन किया जाता है बाय द इंडियन कोऑपरेटिव्स इटसेल्फ। और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या है, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ इफको इज टू एनेबल द इंडियन फार्मर्स कि वो प्रॉस्पर कर पाए थ्रू टाइमली सप्लाई ऑफ रिलायबल
हाई क्वालिटी एग्रीकल्चर इनपुट एंड सर्विसेज। तो यहाँ पर इफो क्या करिए, इफो एग्रीकल्चर इनपुट एंड सर्विसेज, हो सकता है फर्टिलाइजर्स हो सकता है पेस्टिसाइड्स हो, तो ये सबको वो प्रोवाइड कर रही है एट एन रिलायबल मैनर, और इसके थ्रू वो इंडियन फार्मर्स के वेलफेयर को, प्रॉस्पेरिटी को वो मेंटेन करना चाह रही है और सस्टेनेबल ग्रोथ को प्रॉस्पर और सस्टेन करना चाहती है। And IFCO was found in India way back in 1967 with only 57 cooperatives. But as of now, इसमें IFCO में it's an amalgamation, it's a group of around 36,000 Indian cooperatives, and that is why it is one of India's biggest cooperative societies. In fact, it is one of the biggest world's cooperative societies that we have. The second impact factor is on the aspects of the national level multi-state cooperative export society. अब जैसे आर्टिकल में डिस्कस कि वहां पर जिक्र किया गया है नेशनल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट सोसाइटी का, अब इसके नुआंसेस को जानने के लिए, इसके बारीकियों में जानने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट फर्स्ट। सो कंटेक्स्ट यहाँ पर ये है कि कुछ दिन पहले, इनफैक्ट इन जनवरी 13 ऑफ जनवरी में जो यूनियन कैबिनेट है उन्होंने अप्रूव किया सेटिंग अप 3 न्यू कोऑपरेटिव बॉडीज। कौन से थे ये 3 कोऑपरेटिव बॉडीज? द फर्स्ट वन वाज द नेशनल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट सोसाइटी, जिसका जिक्र आज के आर्टिकल में है। The second one is a National Multi-State Cooperative Organic Society, and the third one is a National Multi-State Cooperative Seed Society. So वो export society है first one, second one is the organic society, and the third one is the seed society. At the same time तीनों क्या हैं, तीनों मल्टी स्टेट हैं, और इसीलिए इसमें जो एक्ट है जो कि ओवरसी करेगा इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, दैट वुड बी दी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ऑफ द ईयर 2002। और इससे वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे वो जो गोल है दैट इज द सहकार से समृद्धि, ये जो गोल है इसे वो फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये इंक्लूसिव ग्रोथ को लाने की कोशिश कर रहे हैं। सो द फर्स्ट वन इज द एक्सपोर्ट सोसाइटी। एक्सपोर्ट सोसाइटी में वो क्या करने चाह रहे हैं, एक्सपोर्ट सोसाइटी में वो जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट को कंट्रोल करने की चाह रहे हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की जो एक्सपोर्ट है उसे बढ़ाना चाह रहे हैं, और बढ़ाने की वजह से जो गवर्नमेंट से जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए, जो एक्सपोर्ट से जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए फार्मर्स को, वो बेनिफिट्स फार्मर्स तक पहुंचाना चाह रही हैं। सो द बेसिक एम इज सेम, बेसिक एम इज ऑफ फार्मर वेलफेयर ओनली। और इसमें जब वो एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, सो दे आर इंपोर्टिंग लेस एंड दे आर प्रमोटिंग मेक इन इंडिया। सो मेक इन इंडिया में बढ़ोतरी करना चाह रहे हैं अंडर दिस एक्सपोर्ट सोसाइटी। Another one is the organic society. So you must understand कि जैसे एक्सपोर्ट सोसाइटी में उनका जो बेसिक एम है दैट इज टू इंक्रीज एक्सपोर्ट, सिमिलरली ऑर्गेनिक सोसाइटी का जो एम है दैट इज कि वो ऑर्गेनिक जो रिफाइनरिंग है, ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है, ऑर्गेनिक डेवलपमेंट है, मान लीजिए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स है, ये सब एस्पेक्ट्स को वो बढ़ाना चाह रहे हैं, और जो ऑर्गेनिक एस्पेक्ट हैं उसके नंबर्स को बढ़ाना चाह रहे हैं, ताकि जो केमिकल्स का जो इम्पैक्ट है इकोनॉमी में, केमिकल्स का जो इम्पैक्ट है एनवायरमेंट में, उस इम्पैक्ट को वो कम करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड द थर्ड वन इज सीड सोसाइटी। सीड सोसाइटी में वो क्या कर रहे हैं, सीड सोसाइटी में वो क्वालिटी सीड्स का डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, लेबलिंग, प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग, इन सब एस्पेक्ट्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं यूजिंग दिस सीड सोसाइटी। So these are the most important multi-state cooperative societies जो कि यूनियन कैबिनेट ने recently kind of launch किए हैं, and that is having an very big impact in Indian economy also and in Indian environment also, and that is why it is important from UPSC's perspective also. So with that clarity, now let's move to our next aspect, that is on the quiz of the day. So the first question is regarding the aspects of biopesticides. The second one is on the aspects of Global Innovation Index 2022. Again, both these questions जो हैं they are coming out of current affairs only, और इन questions को attempt करें, और इन questions के answers हैं along with the explanation would be provided to you in the form of PDF, जिसका जो link है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एज वेल जो पीपीटी है जिसके ऊपर हमने एनालिसिस किया, दैट आल्सो इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ, लिंक in the video's description also. So stay tuned for more content. Thank you. See you tomorrow.